ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से कालेधन को कम करने, आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, 2 जवान घायल। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से कालेधन को कम करने, आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है। 4 साल पहले 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन में भ्रष्टाचार और कालेधन के जाल को तोड़ने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, कालेधन और जाली मुद्रा से लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज एक पत्रकार वार्ता की संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के सारे उद्देश्य असफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी सेहत, शिक्षा, हुनर और खेलकूद के कौशल से अपनी विशिष्ट पहचान देश और दुनिया में बनाएं। राज्य सरकार बच्चों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की 12वीं कड़ी में बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व सहित गौरा गौरी, गोवर्धन पूजा, मातर, भाई दूज, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा पुन्नी मेला की शुभकामनाएं दी। श्री बघेल ने 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले बाल दिवस को लेकर बच्चों से पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। लोकवाणी कार्यक्रम में बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आज भी नेहरू जी के विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्शों का भी सम्मान है और देश के लिए बलिदान, योगदान देने वाले सभी विभूतियों का सम्मान है। श्री बघेल ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाए जा रहे नवाचार कार्यक्रमों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारायणपुर जिले में खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रदेश में मलखंभ अकादमी बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल पाटन ब्लॉक के ग्राम सेलूद पहुंचे और यहां करीब 8 करोड़ रूपये की लागत से मिनी स्टेडियम बनाने और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के ग्राम पतोरा भी पहुंचे और वहां महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और सजावटी सामग्रियों का अवलोकन किया। उन्होंने बिहान बाजार की बुकलेट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के आर जामगांव पहुंचे और वहां आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद बच्चों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने जामगांव के अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग आती है। ऐसी सुविधाएं बढ़ाने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी। इसमें डॉक्टर और अन्य स्टाफ होंगे। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए विभिन्न प्रकार की जांच मौके पर ही हो सकेगी।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज समापन हो गया। इस अवसर पर भाजपा की पूर्व महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने माओवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माओवाद बड़ी चिंता का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की पिछली सरकार ने माओवादी घटनाओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए थे। सुश्री पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कारगर प्रयास कर रही है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि 10 दिनों में विषय विशेषज्ञ विभिन्न मंडलों में जाकर लोगों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करेंगे। पार्टी का लक्ष्य वर्ष 2023 के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। श्री साय ने राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में एक बच्ची और पेंड्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुए दुष्कर्म तथा राजधानी रायपुर में एक महिला की हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण और सम्मान की रक्षा के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। श्री साय ने आरोप लगाया है कि अपराधी राजनीतिक संरक्षण में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम तोरला में बीते दिनों एक किसान प्रकाश तारक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में मृतक किसान पर कोई कर्ज बकाया नहीं होने, उसके परिवार को नियमित रूप से पीडीएस का राशन मिलने और उसके अवसाद से ग्रसित होने का उल्लेख किया गया है। वहीं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में किसान की फसल की स्थिति को सामान्य बताया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में जांच समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक किसान अवसाद से ग्रसित नहीं था, बल्कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचा था। श्री कौशिक ने राज्य सरकार से मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। श्री कौशिक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली दवा, अमानक खाद और नकली बीज के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। वर्तमान में 23,000 से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच कल प्रदेश में 1,571 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से कल 22 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए वर्तमान में रोजाना 22,000 से 25,000 नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बेहतर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4,827 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल राज्य में 2,500 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 29 डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल और 127 कोविड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इस बीच राजधानी रायपुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता दुबे ने
ठंड के दिनों में गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित शिशुवती महिलाएं सावधानी बरतते हुए मास्क लगाकर और अच्छी तरह से हाथ धोकर बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। वहीं महासमुंद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनके मंडपे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में लोग इसे हल्के में न लें। इस बीच धमतरी जिले की समाज सेविका सरिता दोषी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। हम अपनी सुरक्षा तो करें ही, लेकिन हम दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा करते हुए नियमित रूप से मास्क लगाएं और सही तरीके से मास्क पहने, नियमित रूप से साबुन से बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइज का उपयोग भी करें। तो इस तरह से न केवल हम सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक दायरों में भी हम ज्यादा आसपास न रहें, भीड़ से बचें, तो काफी कुछ हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जिलेवार जारी मेडिकल बुलेटिन में कोरोना से हुई मृत्यु का उल्लेख रहता था, लेकिन कुछ दिनों से जारी बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान तथा पहले हुई मृत्यु के आंकड़े शामिल रहते हैं। श्री कौशिक ने कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु को सरकार इन रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं कर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि गलत मेडिकल बुलेटिन जारी करने से सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड मृत्यु के प्रामाणिक आंकड़े जिलों से मिलने पर मीडिया बुलेटिन में शामिल किए जाते हैं। कई बार अस्पतालों द्वारा समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण मृत्यु की जानकारी मिलने और उसकी पुष्टि करने में विलंब होता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के गलत आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं और न ही छुपाए जा रहे हैं, बल्कि जानकारी मिलने के बाद उन्हें दैनिक मीडिया बुलेटिन में शामिल किया जाता है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि बेहद जरूरी होने पर ही बैठकों का आयोजन किया जाए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर वर्चुअल मीटिंग करने की सलाह दी गई है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के पास तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक माओवादी के शव के अलावा 4 हथियार, 40 से 50 पाइप बम और गोला बारूद बरामद किया। वहीं मुठभेड़ में घायल हुए जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है। इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 किलो वजनी टिफिन बम बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। यह बम माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। वहीं सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त किया है। यह स्मारक गोलापल्ली के सिंगाराम गांव में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और आयोग के सदस्यों ने दंतेवाड़ा जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस अवसर पर डॉक्टर नायक ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने 6 वर्ष पुराने एक प्रकरण में आवेदिका को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय नंदकुमार पटेल की आज जयंती है। इस अवसर पर जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में स्वर्गीय पटेल को श्रद्धांजलि देने प्रार्थना सभाएं और गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय पटेल को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय पटेल को याद करते हुए कहा कि वे जमीन से जुड़े जन नेता थे और छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा करते थे। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ठंड के मौसम में शीतलहर और पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को इससे बचने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। शीतलहर के प्रकोप और बचाव से प्रबंधन के लिए स्थानीय यूनिसेफ, रेडक्रॉस सोसाइटी और अशासकीय संगठनों से भी सहयोग लिया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार राज्य के किसी भी जिले में शीतलहर की स्थिति में शीत प्रकोप से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करने और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने चिकित्सा दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शीतलहर के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसकी सूचना देने ईमेल आईडी और फैक्स नंबर जारी किए गए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश 2019 के अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में वर्गवार मुख्य चयन सूची और अनुपूरक सूची जारी कर दी गई है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने 94 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। बलरामपुर जिले के कमलपुर ग्राम पंचायत में शासकीय निर्माण कार्य में करीब 12 लाख रूपये गबन के मामले में पंचायत सचिव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोंडागांव जिले में संबलपुर के नारंगी नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। सरगुजा जिले में खरसिया चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ी में बीती रात रेत परिवहन में लगे 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई। कोंडागांव जिले के फरसगांव साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने पर 24 व्यापारियों से जुर्माना वसूला गया है। जांजगीर चांपा जिले के बरबसपुर रेत घाट के मुंशी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और महासमुंद जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से कालेधन को कम करने, आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 माओवादी मारा गया, 2 जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।